हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद भारत में बहुत ही प्रमुख होता है। राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और भारत के जितने भी कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सामान्य तौर पे देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संघ की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल होगा। अगर देखा जाए तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये होती है कि उसमें दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। तो नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसके नाम से संघ के सभी कार्य किए जाते हैं, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत संघ के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति ही भारत में प्रमुख पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्तियां करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री के अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। और इसके अलावा जो भी हमारे बड़े पद हैं, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। भारत में गणतंत्र शासन है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां का प्रमुख निर्वाचित हो। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित है, मतलब 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। उसके लिए निर्वाचन होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। राष्ट्रपति का जो टॉपिक है अपने आप में विस्तृत है, तो उसे हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। आज के टॉपिक में हम राष्ट्रपति के क्या निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है, राष्ट्रपति पद के लिए उनके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहली योग्यता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होना चाहता है वह भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत से बाहर का कोई व्यक्ति, विदेशी नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो सबसे पहली ये योग्यता होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की हो, अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी आयु 35 वर्ष उसमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 35 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति इस पद के लिए योग्य होता है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मीन्स किसी भी सरकारी ऑफिस में वो लाभ के पद पर ना हो। कोई भी सरकारी जो भी लाभ के पद हैं उन पर वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, और क्या है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसमें कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषदों में अगर कोई व्यक्ति विधायक, सांसद है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर वो बनना चाहता है तो उसे वो पद वहां से छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होते हैं उसमें निर्वाचक के लिए एक और योग्यता है। वो क्या है कि जो निर्वाचक मंडल नियुक्त होता है उसके 50 सदस्य मतदाताओं में से, मीन्स निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वही मतदान करेंगे। सामान्य जनता उसमें मतदान नहीं करती है, आगे बताएंगे। तो 50 मतदाताओं को प्रस्तावक व 50 मतदाताओं को अनुमोदक के रूप में समर्थन में होना चाहिए। इसको क्लियर करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति नामांकन भरता है उस नामांकन पत्र पर मतदान करने वाले, राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने वाले व्यक्तियों में से 50 उसके प्रस्तावक के रूप में और 50 उसके अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर
करने होंगे। अगर उसके समर्थन में ये व्यक्ति नहीं होंगे, टोटल हो जाते हैं 100 व्यक्ति, तो अगर समर्थन में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति इस पद के लिए योग्य नहीं होगा। निर्वाचन आयोग की ये कार्य है कि वो ये देखे कि नामांकन पत्र भरने वाले सभी व्यक्तियों के पास ये योग्यता है या नहीं। अब बात करते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या है? जिसमें कि जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करते हैं। तो ये इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मींस हमने जिन लोगों को चुना है, जैसे हम चुनते हैं लोकसभा के लिए सदस्य, सांसद, हमने चुने हैं राज्य विधानसभाओं के लिए सदस्य, तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित जिन्हें जनता ने स्वयं चुना है, वही लोग राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करेंगे, वही मतदान करेंगे। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें सामान्य जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को चुनते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि हमारे यहाँ राज्यों की जो जनसंख्या है और राज्यों का जो एरिया है, उस वाइज अलग अलग तरह के राज्य है। कोई बहुत बड़ा है जनसंख्या के आकार में और कोई बहुत छोटा है, लेकिन उनके जो विधायक हैं, उनके मतों की संख्या बराबर हो, सभी का प्रतिनिधित्व बराबर हो, इस आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदाता होते हैं वो वोट देते हैं, लेकिन वो अपना क्रमवार प्रमुख व्यक्ति चुनते हैं। जैसे 10 व्यक्तियों की लिस्ट है, तो 10 में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रथम पद पर नियुक्त चुना है, फिर द्वितीय, फिर तीसरा वरीयता क्रम देते हैं। इस आधार पर जब इनकी गिनती होती है तो प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति की मतों की गणना की जाती है। अगर उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति चुन जाता है, लेकिन अगर कोई प्रथम वरीयता क्रम में नहीं चुना जाता तो द्वितीय वरीयता क्रम के व्यक्ति को देखा जाता है, फिर तृतीय। अगर फिर भी कोई बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो जो हमारा लास्ट, जिसने बहुत कम मत प्राप्त किए हैं, उसका वहां से नाम हटा दिया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त किए गए मतों को ऊपर से लेके नीचे तक क्रम में बांट दिया जाता है और फिर बहुमत देखा जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी एक व्यक्ति को बहुमत ना मिल जाए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि इसमें मतदान की जो वैल्यू निकाली जाती है, मतों की जो वैल्यू निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है, वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही दिल्ली व पौंडीचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली व पौंडीचेरी हमने अलग से इसलिए बताया चूंकि ये हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये ऐसे प्रदेश हैं जिनमें की अपनी विधानसभाएं हैं, अन्य में नहीं है, इसलिए इनके विधायक भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, मतदान देंगे। अब बात करते हैं कि विधायकों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो बात करते हैं विधायक, सबसे पहले हमें विधायक के मत का मूल्य निकालना है। तो जिन विधानसभाओं के विधायकों के मत के मूल्य को निकाला जाता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है और भागफल में भागफल को फिर से 1000 से विभाजित करते हैं और जो फिर शेष अगर 500 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और इसके बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारे एक विधायक का मत का मूल्य। अब बात करते हैं सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ विधायक के जब मत का मूल्य निकाला जाता है तो इन सबके मूल्यों को टोटल कर लिया जाता है और फिर उन्हें सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो सांसद का मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के वोटों का कुल योग
को संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या से भाग देते हैं। जो संख्या आती है वह एक सांसद का वोट का वेटेज या मूल्य होती है। यदि भाग देने के बाद शेष 0.5 से अधिक होता है तो वेटेज में एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से निकल के आती है हमारे पास विधायकों व सांसदों के मतों की संख्या और फिर इनकी गणना की जाती है। तो ये थी बात कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और अगर वो चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपना इस्तीफा देकर अपना पद से मुक्त हो सकता है। और वो इस्तीफा किसे देगा? वो उपराष्ट्रपति को देता है। और उससे पहले अगर उस पर महाभियोग लगा दिया जाए अर्थात उस पर संविधान के उल्लंघन के आरोप लगा दिया जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में हुआ है, जहां महाभियोग प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो तभी होगा जब ये देखा जाए कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या वो संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है। तो इसकी क्या प्रोसेस है? इस महाभियोग की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा किसी वर्ग के भी द्वारा लाया जा सकता है। शर्त ये है कि 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव के अंतर्गत जो भी सदन प्रस्ताव ला रहा है महाभियोग का, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस प्रस्ताव के लाने के बाद होता क्या है कि जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के विपरीत जो सदन होता है वो जांच करता है कि ये प्रस्ताव सही है या नहीं और कार्यवाही चलती है, जांच चलती है कि राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सही सिद्ध हैं या नहीं। अगर सही सिद्ध हो जाते हैं और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं? राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपने बारे में अपना पक्ष रख सकता है या वो स्वयं उपस्थित ना होकर अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपनी सफाई दे सकता है, अपना बचाव पक्ष रख सकता है। तो ये थी बात कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है और उनका निर्वाचन किस तरीके से होता है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि राष्ट्रपति के अन्य शक्तियां क्या हैं, उसकी कार्यपालिका, उसकी विधायी शक्तियां, उसकी वित्तीय पावर क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। धन्यवाद।